दिनेश ने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है कुछ देर जाकर वहीं रुक जाता हूं। रसीली ने काली साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसका गोरा बदन झलक रहा था और उस पर बारिश की बूंदें रसीली के आकर्षण को और बढ़ा रही थीं। रसीली को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक से बारिश तेज हो गई और आसमान में बिजली कड़की। रसीली को अपने आप पर काबू न रहा, वह दिनेश से जाकर चिपक गई। दिनेश और रसीली के बीच अब कोई पर्दा न रहा। रसीली की रस भरी जवानी में मस्त दिनेश बार बार एक लड़के का बाप बनने की सोच से और उत्साहित हो उठता था, जो रसीली को और भी उत्तेजित कर जाता था। बाहर की बारिश थम चुकी थी और दो जिस्मों का तूफान भी। दोनों की झिझक भी खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता वे दोनों जमकर मस्ती करते। पर रसीली बहुत चालाक औरत थी। वह गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती थी, जिसके चलते उसे बच्चा नहीं ठहरता था। वह तो बस दिनेश में अपने अकेलेपन और मौज-मस्ती। गांव में बनी यह कोठी सब गांव वालों में हैरानी का मुद्दा बनी हुई थी, जिसकी वजह थी सेना का एक रिटायर्ड फौजी जो इसका मालिक था। उसने फौज की नौकरी छोड़कर इस गांव में जमीन खरीदकर अपने रहने के लिए इसे बनवाया था। फौजी का नाम शमशेर सिंह था। बड़ी बड़ी मूंछें और गोल गोल राज भरी आंखें। सीने पर लटकता हुआ एक सुनहरा मेडल, जिसे सरकार ने उसकी सेवा से खुश होकर उसे इनाम में दिया था। इसे वह बड़ी ही शान के साथ लोगों के बीच दिखाया करता था। फौजी शमशेर सिंह की कोठी में कई नौकर काम करते थे, जो ज्यादातर कोठी के अंदर ही रहते थे। नौकर और नौकरानियों का यह स्टाफ शमशेर सिंह अपने साथ शहर से ही लेकर आया था। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि फौजी शमशेर सिंह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता है। तभी तो रात होते ही खाकी रंग का कच्छा पहनकर, एक हाथ में कुत्ते की चेन पकड़कर उसे टहलाने के बहाने से शौच गई और घाट पर नहाती हुई औरतों को अपनी गोल आंखों से घूरने निकल पड़ता है। पर कुछ लोग कहते थे कि फौजी का परिवार एक सड़क हादसे में मारा गया था। इसी दुख में उसने नौकरी छोड़ दी और यहाँ शांति की तलाश में रहने आ गया है। दिनेश भी इसी गांव में अपनी पत्नी सरोज और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी रमिया की उम्र 19 साल थी। दूसरी बेटी का नाम श्यामा था और वह अभी 14 साल की थी। तीसरी बेटी मुन्नी अभी 8 साल की थी। बेचारा दिनेश अपनी इन जवान होती बेटियों को देखता और अपनी किस्मत को दोष देता कि काश उसे एक बेटा हो जाता तो उसका वंश चल जाता। लड़कियां तो अपनी ससुराल में जाते ही पराई हो जाती हैं। एक लड़का ही तो होता है जो माँ बाप का सहारा होता है और जो चिता को आग लगाए तभी तो बैकुंठ मिल पाता है। दिनेश की इस भावना को बढ़ाने में गांव के कुछ लोगों का बहुत योगदान था, जिसमें सबसे आगे थी दिनेश के एक दोस्त की बीवी रसीली। जैसा रसीली का नाम था, वैसा ही रस से भरा हुआ उसका गदराया बदन, बड़ी बड़ी आंखें और पतली कमर के नीचे तक लटकते हुए बाल। इस गांव में वह अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका ससुर भी दमे का मरीज था और ज्यादातर खटिया पर ही लेटा रहता था। रसीली का आदमी शहर कमाने गया हुआ था और 2-3 महीने में एक बार ही आ पाता था। इसीलिए रसीली किसी मस्त हिरनी की तरह उछलती फिरती थी। गांव के जवान तो जवान, बूढ़े भी फिदा थे रसीली की इस जवानी पर, लेकिन रसीली तो फिदा थी 3 लड़कियों के बाप दिनेश पर। अरे, जिस 56 छुरी के पीछे पूरा जमाना पड़ा है, वह तो सिर्फ तुझे चाहती है और तू है कि मेरा प्यार ही नहीं समझता है रे। रसीली ने खेत की तरफ जाते हुए दिनेश की गर्दन में अपनी बाहों को डालते हुए कहा, अरे अरे रसीली, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दिनेश घबराते हुए बोला, अरे देख लेने दो। मैं तो यही चाहती हूं कि मेरे और तेरे रिश्ते की बात सब लोगों तक पहुंच जाए। रसीली ने प्यार से दिनेश को देखकर कहा। अरे नहीं रसीली, यह सब ठीक नहीं। मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। दिनेश बोला, मैं जानती हूं कि जिंदगी के 40वें साल में भी तू किसी गबरू जवान से कम नहीं है, और मैं यह भी जानती हूं कि तेरे अंदर एक बेटे का बाप बनने की बहुत इच्छा है। पर बीज चाहे जितना अच्छा हो, अगर जमीन ही बंजर होगी तो उसमें फल कहां से आएगा?
रसीली कहे जा रही थी। अरे, क्या अनाप शनाप बके जा रही है? तो फिर तू ही बता ना कि तेरी घरवाली एक लड़का पैदा क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसमें एक बेटे को जनने की ताकत नहीं है। अगर तू लड़के का बाप बनना चाहता है तो मुझे एक मौका दे, फिर देख मैं तुझे कैसे बनाती हूं एक बेटे का बाप। रसीली ने दिनेश की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दिनेश वैसे तो औरतों का दीवाना नहीं था, पर रसीली जैसी मस्त औरत का न्योता तो शायद ही कोई मर्द अस्वीकार कर सकता। और फिर दिनेश के अंदर एक बेटे का बाप बनने की बेहद इच्छा भी तो थी ही। तू मेरे बेटे की मां बनेगी, पर क्यों? तेरा भी तो मर्द है ना? दिनेश के चेहरे पर कई आशंकाएं एक साथ घूम रही थीं। तुम भी बहुत भोले हो दिनेश। मेरा आदमी तो 2-3 महीने में एक बार ही आता है, वह भी 2-4 दिन के लिए। अब इस जवान शरीर को तो रोज ही मर्द का साथ चाहिए ना? रसीली ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मतलब तू चाहती है कि मैं तेरे साथ संबंध बनाऊं और जो बेटा पैदा होगा उसे मैं ले लूं। पर ऐसा हमारे धर्म में नहीं होता। और फिर गांव में पंचायत है, बड़े बूढ़े हैं, वे सब क्या कहेंगे? दिनेश ने सकुचाते हुए कहा। हूँ। रसीली ने बदले में सिर्फ सिर हिलाया। पर मेरे और तेरे मिलन से लड़की भी तो पैदा हो सकती है। फिर? नहीं, मुझे बेटी नहीं पैदा हो सकती है। शादी से पहले मैंने एक ज्योतिषी को हाथ दिखाया था और उन्होंने बताया था कि मेरी कोख से सिर्फ लड़के ही पैदा होंगे, लड़कियां नहीं। अच्छा, तब तो ठीक बात लगती है। दिनेश सोच में डूब गया था। अरे, अब ज्यादा सोच मत। जो लड़का मुझे पैदा होगा वह तेरा ही तो होगा, पर उसे मैं अपने पास ही रखूंगी। वह तेरी आंखों के सामने ही होगा। और फिर तेरे मन में यह भावना भी तो नहीं रहेगी कि तेरे अंदर एक लड़के को जनने की ताकत नहीं है। जब भी मैं बुलाऊं तब मेरे बताए टाइम पर मुझसे मिलने आ जाना। रसीली ने शरारती मुस्कान से कहा। दिनेश रसीली जैसी औरत के न्योते पर मन ही मन खुश हो रहा था। और फिर उसके द्वारा पैदा होने वाला एक बेटा उसकी मर्दानगी के अहंकार को पोषित भी कर देगा। यह सब सोचकर वह फूला न समाता था। दिनेश और रसीली अपनी इसी चर्चा में ही मगन थे कि अचानक वहां पर फौजी शमशेर सिंह आ पहुंचा और रसीली के भरे बदन को ताकने लगा। फौजी को देख दिनेश बिना कुछ बोले अपने रास्ते चला गया और रसीली भी तेज कदमों से अपने घर की ओर भाग गई। आज खेत से लौटते समय अंधेरा सा होने लगा था। आकाश में काले बादल भी आ गए थे। अचानक से बारिश होने लगी। पास में ही रसीली का घर था। दिनेश ने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है कुछ देर जाकर वहीं रुक जाता हूं। रसीली के ससुर खा पीकर सो गए थे। रसीली ने काली साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसका गोरा बदन झलक रहा था और उस पर बारिश की बूंदें रसीली के आकर्षण को और बढ़ा रही थीं। रसीली को जैसे मुहम्मांगी मुराद मिल गई थी और वह दिनेश से जाकर चिपक गई। दिनेश और रसीली के बीच अब कोई पर्दा न रहा। रसीली की जवानी में मस्त दिनेश बार बार एक लड़के का बाप बनने की सोच से और उत्साहित हो उठता था, जो रसीली को और भी उत्तेजित कर जाता था। बाहर की बारिश थम चुकी थी और 2 जिस्मों का तूफान भी। दोनों की झिझक भी खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता वे दोनों जमकर मस्ती करते, पर रसीली बहुत चालाक औरत थी। वह गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती थी जिसके चलते उसे बच्चा नहीं ठहरता था। वह तो बस दिनेश में अपने अकेलेपन और मौज मस्ती का इलाज ढूंढ रही थी। जब कुछ महीने बीत गए और रसीली ने बच्चा ठहरने की खबर नहीं सुनाई तो दिनेश ने उससे कहा, सुन रसीली, महीनों से मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं और अनेक बार हमने जिस्मानी संबंध बनाए हैं, पर अभी तक तुझे बच्चा क्यों नहीं ठहरा? अरे, अब तुम 40 साल के हो गए हो। अब तुम में 25 साल के मर्द वाली जवानी तो रही नहीं। गांव के और गबरू जवान लड़कों को देखो, जमीन में पैर मार दें तो पानी निकल आए। अब तुम अपनी लटकी शक्ल देख लो, लगता है कि जैसे 60 साल के हो गए हो। अरे, थोड़ा काजू बादाम भी खाया करो, जरा बॉडी बनाओ। लड़का पैदा करना आसान है क्या? जब रसीली ने कई बार इस तरह मजाक किया तो दिनेश का मन रसीली से पूरी तरह हटता चला गया। उसने समझ लिया था कि रसीली एक खूंटे से बंधी रहने वाली गाय नहीं है, बल्कि उसे तो अपनी मस्ती के लिए नए नए आशिक चाहिए।
मन में ऐसा ख्याल आते ही दिनेश सीधा गांव के बीच बने पीपल देवता के चबूतरे पर पहुंचा और माफी मांगी कि अब वह फिर कभी रसीली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जब चबूतरे से दिनेश नीचे उतरा तो अपने सामने फौजी को खड़ा देख चौंक गया। नमस्ते फौजी साहब। नमस्ते। अरे भाई, पीपल देवता से क्या मांग रहे हो? तुम्हारे गांव के बाहर एक बहुत बड़े तांत्रिक आकर ठहरे हुए हैं, जो हाथ देखकर ही किसी का भी आगा पीछा सब बता देते हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं। जाओ, उनसे जाकर मिल लो। हो सकता है कि तुम्हारा कल्याण भी उनके हाथों हो ही जाए। फौजी ने अपना ज्ञान बांटा। दिनेश अंदर से टूटा हुआ था, और जब इंसान अंदर से टूटा होता है तो धर्म और तांत्रिकों में उसकी दिलचस्पी अपने आप ही बढ़ जाती है। दिनेश तांत्रिक से जाकर मिला, और जब वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। शायद उस तांत्रिक ने दिनेश को खुश रहने की कोई तरकीब बता दी थी, तभी तो वह अपनी पत्नी पर भी बात बात में चिल्लाता नहीं था। पर दिनेश की यह खुशी ज्यादा दिन तक न रह पाई। एक दिन जब वह शाम ढले घर वापस आया तो उसकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। अरे, क्या हुआ? क्यों रोए जा रही हो? अरे, रमिया के पापा, रमिया को तुम्हारे पास खाना देने को भेजा था। अब शाम होने को आई, पर अभी तक वह लौट कर नहीं आई है। जवान लड़की है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहा? रमिया घर नहीं लौटी? अभी जाकर देखता हूं, कहकर दिनेश घर से बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद पसीना पोंछता हुआ दिनेश अपना मुंह लटकाकर वापस आ गया और अपनी पत्नी सरोज से बोला, रमिया की माँ, लगता है कि रमिया हम लोगों को छोड़कर कहीं चली गई है। मैं सरपंच जी से भी मिला और गांव के बाकी लोगों को भी इकट्ठा किया, और हम सब लोगों ने पूरे गांव में रमिया को ढूंढा, पर रमिया नहीं मिली। रमिया के घर छोड़कर जाने वाली बात उसकी माँ को हजम नहीं हो रही थी, पर उसके पास इन बातों को मान लेने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जब से फौजी ने गांव में आकर कोठी बनवाई है, तभी से गांव में अजीब हादसे हो रहे हैं, काकी बोल रही थी। हाँ, देखने में भी तो फौजी कितना डरावना लगता है, गांव की दूसरी औरत कह उठी। पर सवाल यह है कि रमिया को आसमान खा गया या धरती निगल गई, बन्नो भाभी बोली। दिनेश के खेत में जाते समय किनारे पर जो भुतही तलैया पड़ती है ना, उसमें कई कुनारे भूत रहते हैं। हो न हो उन्हीं कुनारे भूतों ने रमिया का अपहरण कर लिया है और वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते होंगे। सिबली की शक भरी आवाज आई। अरे, मैं तो कहती हूं कि दिनेश से रमिया का ब्याह करते बन नहीं रहा था, और फिर रमिया का चक्कर भी तो सरजू के साथ चल ही रहा था ना। हो न हो वह सरजू के साथ भाग गई है, दया की अम्मा बोल रही थी। रमिया की माँ अपनी बेटी के गांव से गायब हो जाने से अंदर तक टूट भी गई थी, और कहीं न कहीं उसे भी भुतही तलैया के भूतों पर ही शक था। एक दिन रमिया की माँ ने अपनी दूसरी बेटी श्यामा की कमर की करधन में 2 छोटी घंटियां बांध दी थीं, जिनके बजने से छुन छुन की आवाज आती थी। कहते हैं कि कमर में लोहा बंधा हो तो भूत पास में नहीं आते, और तुझे भी तो स्कूल आना जाना रहता ही है, इसलिए ये लोहे की घंटियां तेरी हिफाजत के लिए हैं, और फिर ये मुझे तेरी मौजूदगी का एहसास भी देती रहेंगी। बदले में श्यामा सिर्फ मुस्कुरा दी। अभी रमिया को गायब हुए 6 महीने भी न बीते थे कि जब एक दिन श्यामा स्कूल गई तो फिर लौटकर नहीं आई। दिनेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। दिनेश भी एक कोने में मुंह छुपाए बैठा था। गांव के लोग आ जा रहे थे और बातें बना रहे थे, हमदर्दी दिखा रहे थे। श्यामा के इस तरह गायब होने की बात फौजी शमशेर सिंह के कानों तक पहुंची। वह सीधा दिनेश के घर जा पहुंचा। फौजी शमशेर सिंह ने उससे कुछ बातें पूछीं, जिनका जवाब दिनेश बड़े ही अनमने ढंग से दे रहा था। फौजी हर तरह की मदद का भरोसा देकर वहां से चला गया। समय बीत रहा था।